बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। यहाँ पर अगर अपराधों को देखा जाए तो उन्हें दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक होते हैं साधारण प्रकृति के अपराध और एक होते हैं गंभीर प्रकृति के अपराध। यदि साधारण प्रकृति के अपराध की बात की जाए तो ऐसे कोई अपराध कारित करता है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति न्यायालय भी थोड़ा नर्म रहती है और यह मानती है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत पे छोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि कोई गंभीर प्रकृति का अपराध कारित करता है तो इसके लिए न्यायालय सख्त होती है और न्यायालय को लगता है कि अगर ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी जाएगी तो यह समाज में अशांति और उसके लिए नुकसानदायक होगा। तो यहाँ पर ऐसे गंभीर प्रकृति के अपराध को गैर जमानती अपराध बताया गया है। देखिए विधि में किस प्रकार से इनको परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 2A में जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सीआरपीसी है उसकी प्रथम अनुसूची है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में जिन अपराधों को जमानती बताया गया है तो उन्हें जमानती के तौर पे माना जाएगा, जिन अपराधों को गैर जमानती बताया गया है तो उन्हें गैर जमानती माना जाएगा। यदि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल यानी कि प्रथम अनुसूची की बात की जाए तो यहाँ पर इसमें यह दर्शाया गया है कि कौन से अपराध संज्ञेय होंगे, कौन से असंज्ञेय होंगे, कौन से अपराध जमानती होंगे और कौन से अपराध गैर जमानती होंगे और इस प्रकार के अपराधों का किन न्यायालयों में विचारण होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 में जितने भी अपराध के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं उन सभी दंडों को यहाँ पे सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दर्शित कर दिया गया है, अंकित कर दिया गया है। अब इसमें यह बता दिया गया है कि किन अपराधों में भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय होंगे उनमें जमानत दी जाएगी और किन अपराधों को गैर जमानती बताया गया है। तो यहाँ जमानती और गैर जमानती के विषय में जो भारतीय दंड संहिता के अपराध है उनके विषय में बता दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे आईपीसी के अपराधों के विषय में तो बता दिया गया है, लेकिन अन्य विधियों का क्या होगा तो उसके लिए भी प्रथम अनुसूची में प्रोविजन किया गया और उसमें बताया गया है कि जो अपराध अन्य विधियों से संबंधित है, आईपीसी से संबंधित नहीं है, तो यदि उस एक्ट में, जैसे एक्ट बहुत से हो सकते हैं, आर्म्स एक्ट हो सकता है, एनडीपीएस एक्ट हो सकता है, पॉल्यूशन एक्ट हो सकता है, आईटी एक्ट हो सकता है, इनमें भी दंडों के विषय में बताया जाता है। और यह सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में यही कहा गया है कि यदि इन एक्ट में, इन विधियों में यदि उनको जमानती और गैर जमानती के तौर पे नहीं बताया गया है तो यहाँ पे प्रथम अनुसूची में यह बताया गया है कि यदि वह मृत्यु से दंडित होंगे, आजीवन कारावास से दंडित होंगे या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित होंगे तो इनका विचारण सेशन न्यायालय में होगा और ऐसे अपराध गैर जमानती होंगे। उसके बाद बताया गया है कि जो अपराध 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होंगे लेकिन 7 वर्ष तक के कारावास तक के लिए दंडनीय होंगे तो ऐसे अपराध का प्रथम मजिस्ट्रेट का विचारण होगा और ऐसे अपराध भी गैर जमानती होंगे। और बताया गया है कि जिन अपराधों में 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होंगे तो ऐसे अपराधों को यहाँ पे सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के तौर पर दर्शाया गया जो अन्य विधियों से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सीआरपीसी के अन्य धाराओं के लिए जो जमानती अपराधों और गैर जमानती अपराधों के विषय में बताती है। अगर धारा सीआरपीसी की 436 को देखा जाए तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कारित करता है जिसे जमानती बताया गया है तो यहाँ पर न्यायालय उसे जमानत के आवेदन करने पर जमानत दे देंगे ऐसे व्यक्ति को। और यहाँ पर न्यायालय को एक और विवेक दिया गया है इस धारा के तहत। यह बताया गया है कि यदि न्यायालय को लगता है कि इसे बिना जमानत के भी इसके केवल बंद पद पे छोड़ा जा सकता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अभियुक्त को केवल बंद पद पर यानी कि पर्सनल बाउंड पे भी छोड़ सकती है। और न्यायालय से को यह भी विवेक दिया गया है यदि न्यायालय के समक्ष कोई व्यक्ति आता है और अपने आप को निर्धन बताता है तो न्यायालय अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को भी जमानत दे देगी और बिना जमानत के हाजिर किए हुए उसे भी उसके पर्सनल बाउंड पे जमानत दे सकती है न्यायालय। और यहाँ पर लेकिन एक बात आती है कि निर्धन कौन हो सकता है। ऐसे तो हर एक व्यक्ति कहेगा जाके कि मैं निर्धन हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे भी जमानत मिल जानी चाहिए बिना जमानत गिरोह के। तो यहाँ पर धारा 436 में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण में यह बताया गया है यदि कोई व्यक्ति जो कि 1 हफ्ते से अधिक जमानती अपराधों के लिए जेल में बंद है तो न्यायालय के पास यह विवेक होगा, यह आधार होगा कि ऐसे व्यक्ति को निर्धन समझ लिया जाएगा, गरीब मान लिया जाएगा कि वह अपनी जमानत नहीं करा पा रहा है। ऐसे व्यक्ति को निर्धन समझ के उसके केवल बंद पद पे ही उसे रिहा किया जा सकता है। दोस्तों नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि गैर जमानती अपराधों के विषय में अब बात कर लेते हैं।
दोस्तों अभी तक आपने देखा कि ऐसे अपराध जिन्हें जमानती बताया गया है, तो ऐसे अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय के समक्ष एक अधिकार के साथ जमानत का आवेदन प्राप्त करते थे और न्यायालय ऐसे आवेदन पर उन्हें जमानत दे देती थी। लेकिन यदि अब गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के विषय में बात किया जाए, तो यहाँ पर आप अधिकार के साथ न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकते जमानत मांगने के लिए, और न्यायालय भी यदि उसका विवेक समझता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए तो ही देगी। यदि उसको लगता है कि ऐसे संदेह का अगर कोई लाभ दिया जाना चाहिए तो ही वह गैर जमानती अपराधों में के अभियुक्त को जमानत दे सकती है। लेकिन यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसे अपराध के लिए संदेह का लाभ इसे नहीं दिया जाना चाहिए, इसके खिलाफ संदेह है, तो यहाँ पर ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जो गैर जमानती अपराधों का अभियुक्त है उसे जमानत नहीं दी जाएगी। लेकिन धारा 437 सीआरपीसी में थोड़े जरूर आधार बताए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ ऐसे आधार है जिनके तहत अभियुक्त व्यक्ति जो गैर जमानती अपराधों का अभियुक्त है उसे जमानत दिया जा सकता है। यहाँ पर भी न्यायालय का विवेक काम करता है। यदि न्यायालय को ऐसे आधार उचित लगते हैं तो ही न्यायालय यहाँ पर अपने विवेक से इन आधारों की जांच पड़ताल करने के बाद ही गैर जमानती अपराध के अभियुक्त को जमानत दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कानून है कि जमानती अपराध वाले व्यक्ति एक अधिकार के साथ जमानत मांग सकता है, लेकिन गैर जमानती अपराध वाला अभियुक्त एक अधिकार के साथ ना मांगेगा, उसे न्यायालय के विवेक पे ही जमानत दी जा सकती है, अन्यथा नहीं दी जाएगी। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आज की वीडियो के माध्यम से आप गैर जमानती और जमानती अपराधों के विषय में समझ गए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर कोई दुविधा है तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।